प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्र, असम सरकार और उल्फा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर में इमारती लकड़ी, बांस और अन्य उत्पादों की बेरोक टोक आवाजाही के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि के लिए 2 लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ाई और उत्तर भारत में घने कोहरे से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तथा नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कई अन्य रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं तथा इसके अलावा 4,600 करोड़ रुपए की लागत की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल भवन का सामने का हिस्सा श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। 3 मंजिला इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड प्लाजा, पूजा की जरूरतों के लिए दुकानें, क्लॉक रूम, चाइल्ड केयर रूम और वेटिंग हॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश में सुपरफास्ट नॉन एसी यात्री ट्रेनों की एक नई श्रेणी अमृत भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। श्री राम मंदिर तक पहुंचना आसान बनाने के क्रम में बने 4 विशेष सुंदरीकृत सड़कों, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन करेंगे। अन्य योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री अयोध्या में 2,180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित की जा रही ग्रीन फील्ड टाउनशिप की आधारशिला भी रखेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा के बाद आज शाम संवाददाताओं से बातचीत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन को अयोध्या की संस्कृति और परंपरा के अनुसार डिजाइन किया गया है। पीएम साहब ने हमेशा कहा शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला होना चाहिए स्टेशन, उसी आधार पे बनाया गया है और बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बनाया गया है जिसमें पैसेंजर्स आराम से बैठ सकेंगे। लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल कल्चर, सब चीजों की वहाँ पे सुविधा रहेगी। तो एक तरीके से एकदम वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से इसको बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी करीब 1 लाख पैसेंजर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि असम के भविष्य के लिए ये स्वर्णिम दिन है। इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अतिशीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया है। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधी
समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9,000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आज भारत सरकार, आसाम सरकार, उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा ताकि उल्फा की मांगे पूरी की जा सके और उन पर निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आज असम के लिए ऐतिहासिक दिन है। आसाम के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक न्यूज मैगजीन को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये सर्वविदित है, बुनियादी ढांचे में निवेश का रोजगार पर गुणक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सरकार ने पूंजी निवेश परिव्यय में निरंतर वृद्धि की है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा निर्माण में अभूतपूर्व गति से बढ़ोतरी हुई है और सभी क्षेत्र अब पिछले 10 वर्षों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। धारा 370 के बारे में श्री मोदी ने कहा कि अस्थायी प्रावधान हमेशा के लिए खत्म हो गया है और पहली बार जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोग अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने की स्थिति में हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों का स्वाभाविक विकल्प बनने जा रही है और नागरिकों में इस बात पर आम सहमति है कि देश को गठबंधन सरकार की आवश्यकता नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश भर में इमारती लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उत्पादों की बेरोक-टोक आवाजाही को सुनिश्चित करना है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एनटीपीएस की परिकल्पना एक राष्ट्र एक मार्ग व्यवस्था के रूप में की गई है और इससे व्यापार में सुगमता होगी। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम नई दिल्ली में संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये तीसरा सम्मेलन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यविधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके प्रावधानों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज चेन्नई में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू द न्यू डिकेड विषय पर एएम जैन कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र में भाग लिया। इसके बाद एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने शिक्षा के प्रारंभिक चरण में वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को सुनाई गई मौत की सजा को हटाने के कतर की एक अदालत के निर्णय पर विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि सजा कम कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि भारतीयों और उनके परिवारों के हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। जब तक हम जजमेंट खुद न देख पाए, हमारी लीगल टीम न देख पाए, और कुछ टिप्पणी इसमें नहीं करना चाहूंगा। जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया गया है। ये जजमेंट दिया गया था, अगला स्टेप्स डिस्कस करेंगे लीगल टीम के साथ, उनके फैमिलीज के साथ। उन सबके हित के लिए हमारा सबसे सर्वाधिक कंसर्न हमारे उनके बारे में है। तो उस दृष्टिकोण से हम अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक जजमेंट हम देख पाए। 26/11 आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद को पाकिस्तान से भारत को सौंपने के अनुरोध पर श्री बागची ने कहा कि ये व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांछित है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान वर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने संवाददाताओं को बताया कि श्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस बीच भाजपा ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है और नीतीश कुमार पहले से ही पार्टी के नेता हैं। उनके फिर से पार्टी प्रमुख बन जाने से कोई बदलाव नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने अगले वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि के लिए 2 लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर 8% से 20 आधार अंक बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों से अपने प्राइम टाइम में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। वे गुजरात के एक दिन के दौरे पर हैं। श्री मुरुगन ने आज अहमदाबाद में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र के विभिन्न विभागों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देने और देश के प्रत्येक व्यक्ति तक उनका लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली वैन देश के प्रत्येक कोने में पहुंच रही है। पिछले 45 दिन के भीतर ओडिशा में ये हजारों गांवों और शहरों के 1 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। ओडिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक आंदोलन बन गई है। ओडिशा के लोग अपने गांव में मोदी की गारंटी रथ का हंसी खुशी से स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कलाहांडी जिले के एक गाँव के BBSY लाभार्थी से बातचीत करने पर उन्होंने सरकारी कार्यक्रम पर संतुष्टि व्यक्त की और उन्होंने कहा, मैं जयकला सवर ओडिशा कलाहांडी जिले का कुसुंदर गांव का रहने वाला किसान हूं। मेरे को PM किसान योजना की 2000 रुपया और साल में 6000 रुपया मिलता है, जिससे मेरे को खेती करने में आसानी होता है। बीज खरीदना, सार खरीदने में मेरे को बहुत मदद मिलता है। इसीलिए भारत सरकार की धन्यवाद देता हूँ। ओडिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलता पूर्वक चल रही है। चाहे सुदूर आदिवासी क्षेत्र हो, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी संबलपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहा। उधर हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर तेज हो गई है। राज्य में घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्र, असम सरकार और ओल्फा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर में इमारती लकड़ी, बांस और अन्य उत्पादों की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि के लिए 2 लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर 20 आधार अंक तक बढ़ाई और उत्तर भारत में घने कोहरे से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं।